नमस्कार। आज फिर से हम भृगु लिनियज पॉडकास्ट के स्टूडियो से आप सबका स्वागत करते हैं। दांत एक हमारे शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसके बिना सब कुछ फीका हो जाता है। बड़े बुजुर्ग कह भी गए हैं कि किसी भी चीज को 32 बार चबा के खाना चाहिए, पर हम इनकी तरफ बहुत लापरवाह रहते हैं। पर जब ये अपनी पर आते हैं तो नानी याद दिला देते हैं। तो छोटे पर काम बहुत बड़ा करते हैं। आज हमारे साथ प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रोफेसर श्वेता बंसल जी हैं, जो डेंटल इम्प्लांट्स और कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए जानी जाती हैं। इनको डेंटिस्ट्री में 25 वर्ष का अनुभव है और आप कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में डेंटल पेरियोडोंटिक्स में कार्यरत हैं। नमस्कार श्वेता जी। नमस्कार। आपका जन्म कहाँ हुआ? आपकी शुरुआती शिक्षा व आगे की पढ़ाई, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर श्वेता बंसल है। मेरा जन्म यूपी में ही हुआ। एक चंदौसी नाम की जगह है डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में। लेकिन मेरे पापा इंजीनियर थे जो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो डेप्यूटेशन में हिमाचल प्रदेश में थे। मेरी सारी पढ़ाई हिमाचल से हुई है। मैंने अपनी बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी आईजीएमसी शिमला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला से की है। उसके बाद मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी एमडीएस मैंने यमुनानगर से की है डीएवी डेंटल कॉलेज। क्या आपको बचपन से ही दांतों के बारे में जिज्ञासा थी, जो आपने आगे चलकर डेंटिस्ट्री को अपनी फील्ड चुना? सही बताऊं तो ऐसा नहीं था दांतों के प्रति, बट हाँ, डॉक्टर बनने की जिज्ञासा हमेशा से थी। मेरी फैमिली में सारे ही इंजीनियर थे और सिर्फ एक मेरी मौसी थी जो डॉक्टर थी। तो मैं काफी प्रभावित थी और आसपास जितना देखती थी कि डॉक्टर्स की स्टेटस और उनकी रिस्पेक्ट बहुत होती है और वो बहुत कुछ करते हैं कम्युनिटी के लिए, तो मुझे एक डॉक्टर बनने की जरूर जिज्ञासा थी। आपका स्लोगन है रीडिफाइनिंग स्माइल्स विद प्रिसिशन एंड एक्सपर्टीज। रीडिफाइन कैसे? रीडिफाइन ऐसे समझिए जैसे स्माइल तो सबकी अच्छी है, भगवान ने सबको सुंदर बनाया है, सबको अच्छा बनाया है, लेकिन अगर हम देखें तो दांतों की लेंथ कितना स्माइल में वो विजिबल हो रहे हैं और साथ में जो गम्स हैं वो कैसे हैं, उसको अगर हम बहुत अच्छा सा कर लें तो वाकई इसमें स्माइल बहुत अच्छी हो जाती है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि डेंटिस्ट का संबंध सिर्फ दांतों तक ही सीमित रह जाता है। और क्या क्या ट्रीट करते हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डेंटिस्ट सिर्फ दांत ट्रीट करता है। आप ये समझिए दांत के आसपास के जो भी टिश्यूज हैं, चाहे सॉफ्ट टिश्यू चाहे हार्ड टिश्यू, सब कुछ ट्रीट होता है। जैसे दांत अल्टीमेटली हड्डी में जकड़ा हुआ है, तो उस हड्डी को भी हम ट्रीट करते हैं। अगर हम मुंह खोले बंद करें तो कान के आगे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से हमारा ये जबड़ा हिलता है, तो ये भी हम ट्रीट करते हैं। कई पेशेंट्स आते हैं कि हमें यहाँ दर्द है, तो यहाँ पर कान वाला डॉक्टर नहीं ठीक करेगा, डेंटिस्ट ठीक करेगा। हड्डी गल गई है, दांत नहीं है, तो वो हड्डी, नकली हड्डी भी अगर डालनी है तो वो भी हम ही डालेंगे। खाली दांत ही डेंटिस्ट नहीं करता, उसके आसपास की हड्डी, उसके मसूड़े और ये वाला जो जॉइंट है, इसको हम कहते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये सारा दांत करता है, डेंटिस्ट करता है। आपने बीडीएस के बाद एमडीएस भी किया है। क्या एमडीएस करना जरूरी होता है? एमडीएस करने से आपको क्या क्या एक्स्ट्रा स्किल्स आ जाती हैं? देखिए, जरूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, एमडीएस करना आज की जिंदगी में या कहिए तो बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि बीडीएस में आपको सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो आपको सब चीजों का छोटा छोटा ज्ञान सारा होता है, बहुत रॉ होता है सब कुछ। जैसे ही आप एमडीएस करते हैं तो एक पर्टिकुलर ब्रांच में करते हैं, जिसमें उसको इतनी डेप्थ तक पढ़ाया जाता है कि आपको सब कुछ पता चल जाता है। और कितने प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो बीडीएस नहीं कर सकता, सिर्फ एमडीएस ही कर सकता है कायदे से। करने को तो सब कुछ है। जैसे अब आप ये मानिए, गम्स की ही अगर मैं बात करूं, तो अगर गम्स
काफ़ी ज़्यादा सूज गए हैं, मोटे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, जिसे हम कहते हैं जिंजरबल हाइपरप्लेजिया, या फिर दाँत और गम्स के बीच में जगह जो सिर्फ 2 एमएम होनी चाहिए, वो 5 एमएम हो गई, 6 एमएम हो गई, खाना फँस रहा है, उसकी सर्जरी करनी है, जिसको हम कहते हैं फ्लैप सर्जरी। ये जनरल डेंटिस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको हर एमडीएस भी नहीं कर सकता, आपको सिर्फ उसी स्पेशलाइज्ड एमडीएस के पास जाना पड़ेगा। वही इनको ठीक कर पाएगा, क्योंकि इसकी सर्जरी हर इंसान नहीं करता है, क्योंकि सिखाई एमडीएस में जाती है, बीडीएस वालों को सिखाई ही नहीं जाती, ना आज ना पहले। तो इसलिए अगर स्पेशलिस्ट चाहिए तो स्पेशलिस्ट ही उसका काम कर पाए। क्या इसके लिए कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन या कोर्स या डिग्री की आवश्यकता होती है? पेशेंट्स को कहाँ जाना चाहिए? एक सिंपल बीडीएस जो है उसके पास या एमडीएस के पास कहाँ जाना सेफ रहेगा? देखिए, जितने भी बीडीएस हैं, सारे हमारे ही भाई बंधु हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं एक आम आम जनता के हिसाब से कहूँ, अगर मैं पेशेंट तो मैं कहाँ जाऊँ? उसके लिए फिर आप ऐसे देखिए कि आज मेरे चेस्ट में दर्द हुआ, सिर में कुछ हुआ, मेरे को दौरा आ गया, या कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम हुई है, तो क्या मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाना चाहूँगी या एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहूँगी? आज मेरे लंग्स में कुछ है, तो क्या मैं एक प्लेन एमबीबीएस के पास जाके इलाज कराना चाहूँगी? या मुझ में इतनी जागरूकता आ गई है कि मैं एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहूँगी और अपनी ज़िंदगी बचाना चाहूँगी? वही हिसाब बीडीएस और एमडीएस का है। एमडीएस, बीडीएस सारा काम करते हैं, लेकिन हर चीज़ की थोड़ी-थोड़ी नॉलेज है। विद एक्सपीरियंस, विद टाइम कुछ-कुछ सीख जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की साइंस नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए जो एमडीएस होते हैं, उनको वो सब सिखाया जाता है, उनके करिकुलम में है ये सब सिखाना, और वो करते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक हम ये समझें कि हर इंसान हर कुछ ठीक कर लेता है, तो आप समझदार हैं, बुखार सब ठीक कर लेंगे, और अगर मिर्गी का दौरा है तो कहाँ जाए? इसलिए कोई भी काम है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेंटिस्ट है और वो कोई भी डेंटिस्ट है और वो काम कर लेगा, ऐसा नहीं है। आप ऐसा सोचिए कि मैं खुद एक एमडीएस हूँ, लेकिन कितने प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं, ये मैं नहीं करूँगी, इसके लिए दूसरे एमडीएस के पास जाइए, दूसरे स्पेशलिस्ट के पास जाइए। नहीं जा सकते हैं, मैं उन्हें अपनी क्लिनिक पे बुला के आपका काम करा दूँगी, लेकिन जनरल बीडीएस या मैं खुद एमडीएस होके भी नहीं करूँगी। जैसे आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर ऊपर के जो दाँत होते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे साइनस है, मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। बहुत बार होता है, दाँत हर हर डेंटिस्ट दाँत निकाल लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कभी-कभी ये दिक्कत आती है कि ऊपर का साइनस परफोरेट हो जाता है, उसमें छेद बन जाता है। अब क्या करें? नॉर्मल डेंटिस्ट क्या कहेगा? कोई बात नहीं, हो जाता है, कुल्ला करिएगा, कम करिएगा, ये हिदायतें रखिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, कायदे से फिर आप एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाएँ और ठीक कराएँ। मेरे पास आएँगे तो मैं भी कह दूँगी कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, दूसरा एमडीएस करेगा इसे। तो इसीलिए हर चीज़ एक बीडीएस नहीं कर सकता। जागरूकता चाहिए, जिसके लिए ये पता चले कि इसका इलाज कौन करेगा और कौन ज़्यादा अच्छा करेगा। और फिर वही बात है, जो ज़्यादा अच्छा करेगा, जो अपनी एक्सपर्टीज़ है, उसके वो पैसे लेगा, तो वो महँगा हो जाएगा। फिर इंसान कहेगा, अरे वो तो बहुत महँगा है, ये तो सस्ता है, दाँत ही तो है, क्या हो गया? दाँत ही तो है का काम नहीं चलता। दाँत एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है आपकी बॉडी का। आपके हाथ में 5 उँगलियाँ हैं, एक खराब हो जाए तो आप क्या कहेंगे? काट दो इसे, 4 से काम चला लूँगा? नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको अपनी उँगली बचानी है। लेकिन एक दाँत खराब हो जाए तो आप क्या कहेंगे? दर्द हो रहा है, निकाल दो, कोई बात नहीं, बहुत सारे हैं, काम तो चल ही जाएगा। तो आप खुद देखिए कि आप दाँतों को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जबकि देनी चाहिए। आप एक बात ये भी समझिए, अगर आपके दाँत सही हैं, आप रोज़ उनका ध्यान रखते हैं, तो जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक दाँत आपका साथ देगा। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में तो दाँत निकल ही जाएँगे और जबड़ा ही लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब तक
जब तक आप हैं, दांत आपके साथ रहेंगे, आप उतना ही अच्छा खा पी पाएंगे, चाहे आप 80 साल के ही क्यों ना हो गए हैं, 100 साल के ही क्यों ना हो गए हैं। तो दांतों की देख रेख करना और उनको बचाना आपकी अपनी जिम्मेदारी। हमने सुना है इम्प्लांट्स बहुत महंगी तकनीक है। इम्प्लांट्स महंगी महंगी तकनीक है, बात सही है, लेकिन आप फिर वही बात, महंगी और सस्ती सब रिलेटिव है। अगर हम ये सोचें कि फिलिंग से महंगी है तो बिल्कुल है, लेकिन क्या जो आपके हार्ट में स्टेंट डलते हैं उससे भी महंगी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, उससे तो बहुत सस्ती है। तो महंगी और सस्ती सब रिलेटिव। फिलिंग से महंगी इसलिए है, आप एक बात ये समझिए, हर चीज एक स्टेप है। दांत में जो लेमन लैंग्वेज में कहा जाता है कि कीड़ा लग गया। अब कीड़ा लग गया मतलब कैविटी हो गई, उसमें कोई असली कीड़ा नहीं है, लेकिन हाँ एक छेद बन गया। अब अगर हमें उसे ठीक करना है तो एक फिलिंग से काम हो जाएगा। मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, अगर उसमें 1000 रुपए खर्च होते हैं, लेकिन आपने तब नहीं ठीक कराया और थोड़ा बहुत दर्द हुआ, आपने बर्दाश्त कर लिया और चलता रहा चलता रहा, चलते चलते वो खोखला इतना हो गया कि अब फिलिंग से कुछ नहीं होगा, अब उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो क्या वो उसी पैसों में हो जाएगा? नहीं होगा, उसके पैसे ज्यादा लगेंगे। अब आपने वो भी नहीं कराया, फिर चलता रहा चलता रहा चलता रहा, एक स्टेज आएगी जब दांत निकल जाएगा। जब दांत निकल जाएगा और खाली जगह हो गई, उसको भरने के लिए डेंटल इम्प्लांट किया जाएगा। डेंटल इम्प्लांट अब आरसीटी जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट था उससे महंगा है। वो महंगा इसलिए है कि अब आपका अपना दांत तो बचा नहीं। अल्टीमेटली दांत एक हड्डी, जो ऊपर हमें दिखता है मुंह में, वो एक दांत का पोर्शन है। इसके नीचे रूट्स होती हैं दांत की, जो हड्डी में है जकड़ी, वो तो निकल गई। अब हमें एक नकली दांत अगर लगाना है जो फिक्स हम चाहते हैं, तो हड्डी में समझिए नट नट का जैसा एक पेच कसना पड़ता है। पहले तो वो हमें मंगाना पड़ेगा। अब जब वो हम मंगाते हैं तो वो महंगा आता है, और वो कितना महंगा आता है, ये जो कंपनी देने वाली है वो हर ब्रांड अपना पैसा लेती है। तो इसके हिसाब से 10,000 है कि 20,000 है कि 30,000 है, कौन सा ब्रांड आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ऐसा कोई फिक्स रेट नहीं होता है कि हाँ इतने का ही होगा। अब वो लग गया, अब लगने के बाद जो ऊपर दांत लगना है, दोनों का जो कनेक्शन है बीच में, वो भी चाहिए, उसका भी पैसा लगेगा। फिर दांत बनेगा, उसका पैसा लगेगा। तो ये सब मिला जुला के जब सारे कंपोनेंट्स मिलजुल के पैसा आता है, तो नेचुरल है वो फिलिंग से ज्यादा होता है, और कहा जाता है भाई इम्प्लांट एक महंगी चीज है। और इसके पैसे वेरी करते हैं, क्योंकि हर डेंटिस्ट कौन सा ब्रांड यूज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। आप बहुत सिंपल शब्दों में समझिए, आपने एक शर्ट खरीदी, आपने कहा ये कॉटन की है, प्योर कॉटन की है, इसलिए महंगी है। बात समझ में आई कि चलो जो मटेरियल यूज हुआ उसका पैसा है। लेकिन अगर मैं बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करूं कि एक प्यूमा है, एक वैन ह्यूजन है, एक लुई फिलिप है, क्या सबके रेट सेम है? हर शर्ट अलग पैसों की आ रही है, और सस्ती भी आ रही है, जो वो भी कहते हैं कि हमारी भी जी कॉटन है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये चीज महंगी और ये चीज सस्ती है? हर हर ब्रांड अपने ब्रांड के पैसे ले रहा है, जिसको जो अच्छा लगे वो खरीदता है। तो उसी हिसाब से डेंटल इम्प्लांट महंगा है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट यूज होते हैं, बट कितना महंगा है ये डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड यूज हो रहा है। दांतों का एक्सरे तो हमने सबने सुना है, पर अभी पता लगा कि दांतों का अल्ट्रासाउंड भी होता है। इसका पर्पस क्या होता है? क्या आपके सेटअप में ये सुविधा उपलब्ध है? दांतों का अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन मेरे क्लिनिक पे सुविधा नहीं है, मैं एक्सरे ही करती हूँ। अल्ट्रासाउंड बेसिकली एक साउंड वेव्स है, जिससे हम सॉफ्ट टिश्यूज के बारे में पता लगा लेते हैं। तो जो दांतों के आसपास अगर इन्फेक्शन है, कोई एब्सेस है, जैसे पस पड़ गई है, उनके आसपास का जो टिश्यू है, जो सॉफ्ट टिश्यू है, उसमें कितना ब्लड फ्लो है, ये सब जानने के लिए, और अगर इम्प्लांट है तो वो हड्डी से जुड़ा या नहीं जुड़ा, उसमें अभी गैप रह गया, इन सब चीजों को देखने के लिए डेंटल अल्ट्रासाउंड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ये उपलब्ध है। क्या आप पढ़ाती भी हैं? कितने साल से और कहाँ? मैं एक प्रोफेसर हूँ। मैंने
शुरुआत की पढ़ाने की लगभग 2004 से, और फिलहाल एज प्रोफेसर मैं थी सिरसा, हरियाणा में एक जगह है सिरसा, हिसार के पास। वहां पर मैं डिपार्टमेंट ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी एंड इम्प्लांट्स की प्रोफेसर एंड हेड थी। आपके नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में काफ़ी पेपर पब्लिश हुए हैं। अब तक कितने पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं और कहाँ-कहाँ? पेपर मेरे काफी इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में हुए हैं, और जो पबमेड है, पबमेड इंडेक्स हैं, हमारी मेडिकल फील्ड में इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए 15-20 पेपर्स हैं मेरे पब्लिश, और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डेंटल प्रैक्टिस उसमें मेरा पब्लिश्ड है, जिसमें साइटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइटेशन मतलब बाकी जो ऑथर्स हैं वो आपके आर्टिकल को कितना पढ़ के अपने में इंक्लूड कर रहे हैं, उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट समझा। काफी सारी साइटेशंस भी हैं। इनफैक्ट मेरा पेपर एक जो हमारी डेंटल की टेक्स्ट बुक है, जो हर बीडीएस एमडीएस को पढ़ाई जाती है, उसमें भी इंक्लूडेड है। तो काफी पेपर्स हैं मेरे। एक शब्द बहुत प्रचलित है जिसका ज़िक्र आपने अभी पहले के एक जवाब में भी किया, कीड़ा। इसको कैसे समझाएँगी आप? ऐसा समझिए कि कीड़ा लगता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुंह में कीड़ा लग गया और हमने उसको कीड़े को निकाल के आपको दिखा दिया कि देखिए ये कीड़ा था और हमने निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं। हर इंसान के मुंह में हजारों कीड़े हैं, छोटे 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 बैक्टीरिया जिसे कहते हैं। वही बैक्टीरिया जो नेचुरली प्रेजेंट हैं, और बाकी बैक्टीरिया के साथ हार्मनी में रहते हैं, मतलब तुम भी खुश हम भी खुश वाली सीन रहता है उनका। लेकिन कुछ बैक्टीरिया उसमें से, जब हम मीठा खाते हैं या खाना फंसा रह जाता है, उस खाने को वो लोग खाते हैं, वो बैक्टीरिया उस खाने को खाते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो एसिड आपके दांत को डिसॉल्व करता है, जो आउटर लेयर है इनेमल उसको डिसॉल्व करता है, उसको ऐसे समझिए गला देता है। तो जब वो उसको डिसॉल्व करता है तो दांत में छेद हो जाता है। उस छेद को कैविटी कहा जाता है, जो आम जनता कहती है कि कीड़ा लग गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कीड़ा लग गया और वो जिंदा है और वो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कीड़े आपके मुंह में ऑलरेडी हैं, लेकिन वो शांति से बैठते हैं, सब मिलजुल कर जी रहे हैं। लेकिन जब उन्हें खाना मिलता है, ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, दांत मिलता है, तो उसको खाकर वो जो एसिड बनाते हैं, उससे आपके दांत में छेद हो जाता है, जिसे कैविटी कहा जाता है। अभी हाल ही में मैं एक डेंटिस्ट के पास गया और बोला कि डॉक्टर साहब मेरे कैविटी है। उन्होंने देखा और बोला कि आपके कैविटी नहीं स्पेसेस हैं। क्या फ़र्क है इन दोनों में? कैविटी और स्पेस में बहुत फर्क है। कैविटी जो है वो दांत, एक ही दांत के अंदर है। जो छेद हुआ वो एक ही दांत के अंदर है, चाहे वो जिस दांत से ऊपर की तरफ से जहां से हम खाते हैं वहां पर हुआ, या दो दांतों के बीच में हुआ, लेकिन वो दांत के अंदर है। स्पेस जो है वो दो दांतों के बीच में है, और खाली जगह बन गई है दो दांतों के बीच में। ऐसे समझिए, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम छोटे हैं, जब हमारे दूध के दांत होते हैं, तो वो दांत छोटे छोटे होते हैं, और उन दांतों में नेचुरल स्पेस है, बिल्कुल सटा सटा के नहीं होते। तो जब बच्चा बड़ा होता है, वो दांत गिरता है, तो उस स्पेस में हमारा पक्का दांत जो बड़ा है वो आता है। और जिनके बचपन में ही साथ में है, सब मिले जुले, तो पक्का दांत आता है, फिर वो टेढ़ा मेढ़ा क्राउडिंग में आता है, कोई आगे या कोई पीछे। दूसरी बात, ये तो नेचुरल स्पेस की बात हुई। दूसरी बात, आप ऐसे समझिए कि जो दांत हैं, जो दो दांत आपस में जुड़े हुए हैं, वो सीधा सीधा एक ऐसे फ्लैट सरफेस नहीं है कि ऐसे जुड़ गया। दांत ऐसे कर्व है, ऐसे गोलाई में है, और दूसरा दांत ऐसे गोलाई में है। तो ये जो ऊपर की जगह बची इस गोलाई में, और जो नीचे की जगह बची, ये स्पेस है। ये स्पेस बढ़ता कब है? जब मसूड़ा नीचे चला जाता है। या कब बढ़ता है? जिसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल माइग्रेशन। जिस इंसान को पीरियोडोंटाइटिस होती है, उसको आप ऐसे समझिए जिसको पायरिया लग जाता है। आम भाषा में कहते हैं कि दांतों में पायरिया लग गया, मतलब बहुत सारा प्लाक और टाटर, पत्थर जैसा टाटर दांतों में जमा हो जाता है, जो काला काला और पीला दिखता है। तो वो क्या करता है, वो इतना पत्थर बिल्कुल इतना हार्ड होता है कि वो दांतों को
मूव करता है, जिससे दांत साइड में मूव हो जाते हैं और वो स्पेस बढ़ जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि अब ये स्पेस बढ़ गया तो दोनों दांतों की ऐसे बड़ी-बड़ी फिलिंग कर दी जाए और खाना फंसना बंद हो जाए और पेशेंट खुश हो जाए। नहीं, ये गलत तरीका है। बहुत सारे डेंटिस्ट मैंने देखा है ये काम करते हुए, लेकिन ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। जो नेचुरल स्पेस है उसको नेचुरल रहने दीजिए, गम्स को आप मत छेड़िए, बल्कि पायरिये का इलाज कीजिए, तो आपका स्पेस बंद होगा और गम्स वापस अपने आप हील करेंगे और खाना फंसना बंद होगा। तो स्पेस और कैविटी दोनों अलग चीज़ हैं, दोनों में बहुत अलग है। आप कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में भी एक्सपर्ट हैं, इसमें क्या होता है? कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, मैं अमेरिकन अकेडमी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की मेंबर हूँ। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री क्या होता है कि वैसे तो दांत बिल्कुल ठीक है, नेचुरल ठीक है, उनमें कहीं कोई कैविटी नहीं है, कहीं कोई पायरिया नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं है, जो नेचुरल है वैसे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि आगे के ये जो दो दांत होते हैं इनके बीच में गैप होता है। अब वो जो गैप है, कुछ लोग कहते हैं, बहुत लोगों से मैंने ये सुना है कि ये लकी गैप है और ये लकी है, इसको हम नहीं भरवाएंगे। ये उनकी अपनी धारणा है, लेकिन अगर हम इसको भरवाना चाहते हैं और हमें लगता है कि इसको भरवा के हमारी स्माइल अच्छी हो जाएगी, तो उस स्माइल को अच्छा करना कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में आता है। उसपे हम डेंटल विनियर्स नाम की चीज होती है, वो लगाते हैं। इसमें हमें कोई फिलिंग नहीं करनी है, कोई आरसीटी नहीं करनी है। विनियर्स कर रहे हैं, चाहे कॉम्पोजिट विनियर्स चाहे सिरेमिक विनियर्स, और ये ठीक हो जाता है। कुछ कुछ दांत ऐसे होते हैं नॉर्मली जो एक ऊंचा है, एक नीचा है, एक लेंथ में नहीं है, तो उनकी स्माइल इंप्रूव करनी है। अब एक लेंथ में करने के लिए फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, चाहे फिर से वही, चाहे विनियर करिए आप सिरेमिक या कॉम्पोजिट। बट तो ये हम जो स्माइल अच्छी करते हैं आपका फेस सुंदर बनाने के लिए, आपकी स्माइल अच्छी करने के लिए, इसे कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री कहा जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनके मसूड़े थोड़े काले काले दिखते हैं, उतने पिंक नहीं दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर काला मसूड़ा एक डिजीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ करते हैं जिनमें सिस्टमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये नॉर्मल है। जैसे हर इंसान, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, ऐसे ही मसूड़ों का कलर भी है। किसी के ज्यादा पिंक है, किसी के कहीं बीच में काले काले हैं, किसी के नहीं है। बट हाँ, अगर वो आपकी स्माइल में आपको बॉदर कर रहा है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं और वापस मसूड़े आपके पिंक बना सकते हैं। तो ये सारा सामान कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में आता है। किसी का दांत टूट गया, अब उसको ठीक करना है, तो कहाँ से टूटा, कैसे टूटा, किस दांत का लेवल पे टूटा, इस पे डिपेंड करता है कि उसका इलाज क्या। खाली फिलिंग होगी कि इसमें रूट कैनाल होगी, या इसमें हम परमानेंट सिरेमिक भी करते हैं, जिससे फिर हम वापस से आपकी स्माइल रिस्टोर कर सकते हैं, सब सुंदर बना सकते हैं। सब कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में किया। बहुत जगह देखा गया है कि डेंटिस्ट ने अपने ही घर में एक छोटे से कमरे में सेटअप लगाकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। क्या ये लीगली अलाउड है? अगर हम कानून के हिसाब से देखें तो एक डेंटिस्ट के सेटअप के लिए क्या मैंडेटरी नॉर्म्स हैं? जैसे वेस्ट डिस्पोजल इतना महत्वपूर्ण है इस चीज के लिए, क्योंकि सुई है, खून है, ये सब है। उसका डिस्पोजल इतने छोटे से कमरे में सेटअप में कैसे कर पाते होंगे? क्या ये बहुत डेंजरस है? देखिए, घर में जो सेटअप होते हैं अलाउड तो है लीगली, कोई मना नहीं करता है, लेकिन सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करना वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस नहीं होता आपके पास। आपने घर में खोला है, एक कमरे में खोला है, तो कितनी जगह आएगी आपके पास। आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने दांत निकालना है, उससे पहले इंजेक्शन देंगे सुन करने के लिए, या आपको आरसीटी करनी है, उससे पहले आप इंजेक्शन देंगे। अब जो इंजेक्शन दी, उस निडल को आप कैसे डिस्पोज कर रहे हैं? आपने बस उसको उठा के ऐसे ही फेंक दिया, या आपके पास निडल डिस्पोजल है, कैसे कर रहे हैं? दूसरा, आपने जो हमारे यहाँ कहा जाता है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए कलर कोडेड डस्टबिन होते हैं। लाल डस्टबिन अलग, येलो अलग, ब्लैक अलग, कि इस लाल वाले में यही डलेगा, ग्लव्स हैं वो इसी में जाएंगे, पट्टी है वो इसी में जाएगी, ब्लड वाली रुई है वो इसी में जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक डस्टबिन रखा और उसी में सब फेंक।
तो अगर आपको ये सब कायदे से फॉलो करना है तो आपको स्पेस चाहिए। और फॉलो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी हेल्थ से इशू है। जो अल्टीमेटली इंसान जो गार्बेज कलेक्टर है, वो भी तो वो उसको कलेक्ट कर रहा है। जब वो निकालेगा तो निडल क्या उसको नहीं चुभ सकती? बिल्कुल चुभ सकती है। और क्या जब वो ब्लड से इन्फेक्टेड निडल है, तो क्या उसको हेपेटाइटिस, एड्स जैसी बीमारियां नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। क्या हम जाके दूसरे इंसान की निडल से इंजेक्शन लगवा लेंगे अपने आप को? कभी नहीं लगवाएंगे। हम भी चाहेंगे ना कि एक नई निडल खोली जाए और लगाई जाए। तो अगर हम अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हैं, तो दूसरी के हेल्थ को कौन सोचेगा अगर हम नहीं सोचेंगे? तो इसलिए स्पेस चाहिए और इसलिए मुझे लगता है कि ये सब कमरे में, घर में फॉलो करना मुश्किल है। तो इसलिए कायदे से एक सेटअप में जाना चाहिए जहां हर चीज डिस्पोजेबल यूज हो रही हो जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। लेजर डेंटिस्ट्री से क्या इलाज होता है? लेजर डेंटिस्ट्री मान के चलिए बहुत कुछ पॉसिबल है इससे। जैसे जो मैंने आपको पहले बताया था कि पायरिया लग जाता है, उसका इलाज जरूरी है। दांत और मसूड़े के बीच में स्पेस आ जाता है, तो हम उससे उसकी क्लीनिंग इससे कर सकते हैं। हम फिलिंग से इससे कर सकते हैं। हम रूट कैनाल में नीचे जब रूट्स में इन्फेक्शन है तो इससे ठीक कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि अकल दाढ़ आ रही है और उसके ऊपर मसूड़ा आया हुआ है और वो दर्द कर रही है और आ नहीं पा रही है और मसूड़ा काटना पड़ रहा है, तब हम इसका यूज करते हैं। पेनलेस होता है और ब्लड भी नहीं निकलता है। तो आप इससे सारा काम कर सकते हैं बिना पेशेंट को पेन दिए, और बाद में ना कोई ब्लीडिंग होगी ना उस टाइम ब्लीडिंग होगी। तो काम करने में आपको भी सुविधा, क्योंकि जब ब्लड ब्लड हो जाता है तो देखना मुश्किल हो जाता है। और बाद में पेशेंट को भी सुविधा कि ना उतना दर्द हुआ ना कोई तकलीफ हुई। तो इससे सारे काम हो जाते हैं। क्या आप स्पोर्ट्स इंजरी का भी इलाज करती हैं? स्पोर्ट्स इंजरी का भी इलाज करते हैं। सबसे कॉमन स्पोर्ट इंजरी है कि बच्चे आते हैं कि हम खेल रहे थे और खेलते खेलते टकरा गए और आगे का दांत, मोस्टली ऊपर का आगे का दांत निकल के हमारे हाथ में आ गया। वो पूरा ही निकल के आ गया। कई बार तो आधा टूट जाता है और कई बार होता है कि वो पूरा निकल के आ गया। तो अब अगर वो पूरा दांत निकल जाता है तो वही दांत बिना छेड़े छाड़े, बिना उसको रगड़े, अगर इंसान के पास दूध है तो वो उसमें रख ले। दूध नहीं है तो नमक का पानी उसमें रख ले। वो भी नहीं है तो अपना थूक तो है, उसमें रख के आप ले आए, तो वही दांत उसी सॉकेट में वापस लग जाता है और टिक जाता है। लेकिन सबसे बात कायदे की ध्यान देने वाली ये है कि जितनी जल्दी लाएंगे उतना फायदा। कायदे से 30 मिनट के अंदर अंदर, और दांत को रगड़ना नहीं है, उसको साफ करके बिल्कुल चमका के नहीं लाना है। उसको ऐसे ही ले आए, फिर हम उसको देखें। अच्छा, किसी किसी के दांत एक के ऊपर एक होते हैं, क्या इसको दांतों की खराबी मानी जाती है? बहुत सही पूछा आपने। ये दांतों की खराबी नहीं है। इससे कोई डिजीज नहीं है ये कि आपको कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने अभी हम बात कर रहे थे कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की, तो आप ये समझिए कि जो दांत के ऊपर दांत आया, ये दो तरीके से आया। पहला तरीका जब हम बच्चे थे, जब हमारे दूध के दांत थे, तब क्या होता है नॉर्मली कि दूध का दांत टूटता है और उसकी जगह पक्का दांत, परमानेंट टूथ आता है। लेकिन कई बच्चों में ऐसा होता है कि वो नहीं, अपने आप नहीं टूटा और पक्का आना शुरू हो गया, चाहे बाहर की तरफ से चाहे अंदर जीभ की तरफ से। तो उस केस में हम क्या करते हैं, दूध का दांत निकाल दिया जाता है और फिर पक्का दांत अपनी लाइन में आ जाए इसकी उम्मीद रखी जाती है। अब वो आएगा या नहीं आएगा, कितना गैप है, कितना स्पेस है, उस पर डिपेंड। दूसरा होता है कि दूध के तो पूरे टूट चुके हैं, सब हो गया, पूरे मुंह में आपके परमानेंट दांत आ चुके हैं, लेकिन वो भी ऊपर नीचे आए। कोई बहुत देखा होगा तो अपर में ये जो नुकीला दांत होता है, कैनाइन जिसे बोलते हैं, वो बाहर की तरफ होता है। अगर आप थोड़ा मूवीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक पुरानी एक्ट्रेस थी हमारी, मौसमी चटर्जी, उनका दांत ऐसे था लेकिन उनको अच्छा लगता था। बट अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो ये ठीक किया जा सकता है। ये होता इसलिए है कि जब परमानेंट दांत आ रहे थे, जब वो इरप्ट हो रहे थे, तो ऑलरेडी दांत जो जॉ लाइन है उसमें स्पेस नहीं बचा, तो वो अपनी जगह पे नहीं आ पाया। दूसरा, उसका दूध का दांत
टूटा नहीं था तो वो अपनी जगह पे नहीं आया और उसको वहां आना पड़ा। दूध का दांत बाद में टूटा। तीसरा, जब दांत बन रहा था वो बना ही उस डायरेक्शन में कि वो आए ही वहां पे। किसी भी कारण से ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिजीज नहीं है, लेकिन इससे अगर हम इसको नहीं ठीक कराते तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि वहां उस एरिया में ब्रश अच्छा नहीं हो पाता, और जब ब्रश अच्छा नहीं होता है तो बाकी के सारे दांतों में इफेक्ट होता है, वहां पे खाना फंसने लग जाता है। बहुत कॉमन सुना है मैंने कि लोग कहते हैं कि अमरूद का बीज फंस गया मेरे दांतों में। तो वो इसीलिए क्योंकि वहां पर अब आगे पीछे है, गैप है, और वहां पे वो जाके फिट हो जाता है बीज छोटा सा। तो इसलिए इसको ठीक कराना जरूरी है। ये जो ठीक होता है, ये कायदे से एमडीएस डॉक्टर जिसने एमडीएस की है ऑर्थोडोंटिक्स की ब्रांच में, वो ठीक करते हैं। जो हमने देखा होगा बहुत सारे लोग तार लगवाते हैं मुंह में आगे पीछे टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करने के लिए, तो ये भी एक टेढ़े मेढ़े दांत के अंदर ही आता है, जिससे फिर वो उसको लाइन में ले आते हैं। अब जो ये टेढ़े मेढ़े दांत हैं, इनको ठीक कराना, जो हम कह रहे हैं कि तार लगा के ठीक हो जाता है, आजकल एक नई टेक्निक आ गई है, इनविजिबल अलाइनर्स, जो दिखते नहीं है, प्लेट जैसी चीज होती है और वो मुंह में पहन ली जाए तो भी ठीक हो जाते हैं। इनको ठीक कराने का सही समय कायदे से जब प्यूबर्टियल एज है, मतलब कि 12 से 14 साल, उस एज में अगर हम ठीक कराएं तो जल्दी ठीक होते हैं और फटाफट से हो जाते हैं। लेकिन कोई उम्र नहीं है, चाहे आप 12 साल में कराएं, चाहे 20 साल में, चाहे 60 साल में, कभी भी ये हो सकते हैं। जब जागो तब सवेरा। आपके क्लिनिक में क्या-क्या प्रोसीजर्स होते हैं? मेरे सेटअप में सारा काम होता है, जैसे दांत निकालना, हड्डी में फंसा हुआ दांत जिसे इन्फेक्शंस कहते हैं, वो निकालना। जो ट्रॉमा वाले केसेस हैं, जैसे फ्रैक्चर हो गया नीचे जबड़े का, उसमें जो तारें लगी वो मैं लगाती हूँ, लेकिन अगर प्लेटिंग होनी है वो मैं नहीं करती हूँ, वो फिर हम कैलाश हॉस्पिटल में सर्जन करता है। इसके बाद फिलिंग्स हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स हैं, कैपिंग है, डेंटल विनियर्स हैं, पायरिया का पूरा इलाज है, सारी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, ये सब मेरे यहाँ उपलब्ध है। टेढ़े मेढ़े दांत ठीक कराने के लिए मैं खुद नहीं करती हूँ, बट मेरे यहाँ एक एमडीएस ऑर्थोडोंटिस्ट आते हैं, मैं उन्हें बुलाती हूँ और उनसे करवाती हूँ। आपसे कैसे अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है और कहाँ है आपका सेटअप? मेरे से अपॉइंटमेंट लेने के लिए बहुत आसान तरीका है। मैं नोएडा में हूँ। नोएडा में सेक्टर 71 में कैलाश हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ बैठती हूँ। तो आप कैलाश हॉस्पिटल का जो डायरेक्ट नंबर है आप उसको डायल कीजिए और कहिए कि डॉक्टर श्वेता बंसल से बात करा दीजिए, उनके अपॉइंटमेंट चाहिए, वो दे देंगे। दूसरा, मेरी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस है। मेरा सेटअप नोएडा में ही सेक्टर 78 में अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 2 की जो सोसाइटी है, उसका मार्केट है, उसी में है। वहाँ के अपॉइंटमेंट के लिए जो क्लिनिक का फ़ोन नंबर है 705 6666 881, इस नंबर पे आप कभी भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो एक आम आदमी नहीं जानता था, वो भी एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में। इतनी ज्ञानवर्धक बातें करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पास आकर, और मैं उम्मीद करूँगी कि जो भी मैंने बताया, उससे हमारी जनता को कुछ फ़ायदा तो पहुँचे। थोड़ा-सा वो लाभ उठाएँ और दाँतों के प्रति जागरूक रहें।